ऑनलाइन में आवाज आ रही है बेटा? गुड आफ्टरनून। चलो, होमवर्क क्या दिया था? डीपीपी नंबर C6C7 शीट में दिया था क्या कुछ भी? ओके चलो बेटा, शीट निकालो सभी। C6 और C7 एक डीपीपी दे दो। एक एक मिनट के ओके बेटा, आपको अनम्यूट कर दूं? कर तो देती हूँ। डीपीपी नंबर C6, वैसे तो डीपीपी नंबर C6 GOC1 में है, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आंसर ठीक है, C6 में बता रही हूं मैं। C6 में फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक इन नेचर? बी, सी और डी। क्योंकि आपको याद है बेटा, फर्स्ट वाला में कुछ एक्सेप्शन था। ये हमेशा किस शेप में पाया जाता है? टब शेप। और टब शेप की वजह से ये कौन सा मॉलिक्यूल है? नॉन एरोमेटिक। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक इन नेचर? ए, सी। क्या फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? ये मैंने नहीं पढ़ाया, ये आप अपने बैचेस में पढ़ के आए हो। फिर भी डाउट है किसी को? समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 3, ग्वानिडीन में विच इज करेक्ट, विच इज और आर करेक्ट अबाउट ग्वानिडीन? ग्वानिडीन में रेजोनेंस पॉसिबल है। ऑड नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन, गलत। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी इलेक्ट्रॉन? डिलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन। और ग्वानिडीन में टोटल डिलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, 2 लोन पेयर, 1 पाई बॉन्ड। सी और डी। 4, ऑल CO बॉन्ड लेंथ इन कार्बोनेट इज इक्वल, सही है। CC बॉन्ड लेंथ इन नेफ्थलीन इज सिमिलर, गलत है। NO में दोनों बॉन्ड लेंथ सिमिलर हैं, सही। इसका आंसर है A, C और D। क्वेश्चन नंबर 4 तक किसी को डाउट है? अभिषेक लिख रहा है, मैम आवाज बहुत अजीब सी आ रही है। अजीब सी का मतलब कैसे आ रही है? इको कर रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 5, हाइपर कॉन्जुगेशन किस किस में पॉसिबल है? ए में, बी में और केवल ए में और बी में, सी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी स्पीशीज आर एरोमेटिक? बताओ इसमें एरोमेटिक कौन कौन है? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, केवल 3। लास्ट वाले में आप ध्यान से देखोगे तो एक कार्बन sp3 है। देखो उसको, एक ऊपर कार्बन sp3 है, सिंगल बॉन्डेड। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी p इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस इन गिवन स्ट्रक्चर? तो जल्दी से देखो उसमें रेजोनेंस में कौन कौन है? 3 पाई बॉन्ड, एक लोन पेयर और एक पॉजिटिव चार्ज। दिख रहा है क्या सभी को? 3 पाई बॉन्ड, एक लोन पेयर, एक पॉजिटिव चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन एटम आर इन? इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? ओनली 5। देखो कैसे, CH2 CH3, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब आप बताओ इसमें अल्फा हाइड्रोजन 5 कैसे हैं? जल्दी देखो पहले। अल्फा हाइड्रोजन 5 हैं क्योंकि आपको पता है हाइपर कंजुगेशन कार्बोकेटाइन में भी लगता है। कैटाइन के पास वाले 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन है बट इस पे हाइड्रोजन ही नहीं है। और ये है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट वाला अल्फा कार्बन। तो बताओ 3 + 2 कितना हो गया? 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में हो गया। क्वेश्चन नंबर 9,
How many p electrons are participated in the delocalization of following कार्बोएनायन? केवल 3 पाई बॉन्ड. वो नेगेटिव चार्ज कैसा है? लोकेलाइज. 3 पाई बॉन्ड का मतलब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 8 का 5 था, 9 का 6. 10 में है मैचिंग. बताओ जल्दी से बेटा. ए वाला एरोमेटिक, साथ में हेट्रोसाइक्लिक. बी वाला भी एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक. सी एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक. डी एंटी एरोमेटिक. बस हो गया सॉल्व. कौन से वाले में बेटा क्वेश्चन? इसी का डी ऑप्शन, 10th का डी. बेटा 10th के डी में आपको ये पढ़ाया जाता है कि जो CO होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से बहुत ज्यादा है. यदि यहाँ पे कार्बन होता तो मे भी वो रीअरेंज हो सकता था, मतलब जा सकता था या नहीं. और जब भी C डबल बॉन्ड O दे रखा हो, वो वाला पाई बॉन्ड पोलराइज होगा. कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन का पोलर नेचर ज्यादा स्टेबल होता है. तो यहाँ पे इस तरह ये पोलराइज होके O- और इस पे प्लस आ गया. अब आप बताओ बेटा इसका नेचर, रिंग का नेचर क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक. लेकिन ये हेट्रोसाइक्लिक नहीं है. ठीक है. और किसी को डीपीपी नंबर 6 में डाउट है तो पूछ लो पहले. 10th का बी. बेटा 10th के बी में भी यही सेम स्ट्रक्चर है. यहां डबल बॉन्ड O दे रखा है. बताओ बेटा डबल बॉन्ड O जब भी दे रखा हो रिंग में ड्यूरिंग डिटर्मिनेशन ऑफ एरोमेटिसिटी, ये हमेशा माइंड में बिठा लो इस चीज को. C डबल बॉन्ड O दे रखा है और आपसे रिंग में एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक पूछा है. आप पहले उसको पोलराइज करो. पोलराइज करने का मतलब कार्बन पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस. जैसे ही आप इसको पोलराइज करोगे यहाँ पे प्लस और माइनस आ गया. अब आप बताओ रिंग में कॉन्जुगेशन में कौन कौन है? लोन पेयर conjugate towards this pi bond, this pi bond conjugate with this pi bond and this pi bond conjugate with plus. बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 pi bond 1 lone pair plus 6, और 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो कौन हो जाएगा? ओवरऑल एरोमेटिक. ठीक है. चलो बेटा डीपीपी नंबर 7. डीपीपी नंबर 7 में फर्स्ट का आंसर बोल दो जल्दी से. स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कार्बोएनायन. सॉल्व किया. कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी पढ़ी या नहीं पढ़ी सभी ने? तो जल्दी से बताओ इनमें सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा है? 3, 2, 1. ऑप्शन आप देखना, मैं ऑर्डर बता रही. 3, 2, 1. क्यों? जल्दी बताओ आंसर. रीजन आपका रिवीजन होगा इसलिए. फर्स्ट वाले में कंजुगेशन है केवल किसके साथ? कार्बन के साथ. दूसरे में ऑक्सीजन के साथ. ऑक्सीजन के साथ जब कंजुगेट होगा वो मेसोमेरिक इफेक्ट भी लगा रहा है और नेगेटिव चार्ज शिफ्ट फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टुवर्ड्स मोर. और थर्ड वाले में मोर कंजुगेशन. बेटा सेकंड का आंसर बोलो. गिवन इन सी ऑप्शन. सेकंड में ऑर्डर क्या होगा? 1, 2, 3 विच इज गिवन इन ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 3 बोलो बेटा स्टेबिलिटी ऑर्डर 1, 2, 3, 4. क्वेश्चन नंबर 4 सबसे ज्यादा स्टेबल 2, 3, 1. 2, 3, 1 गिवन इन ऑप्शन 1 बी. 5 कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? बी, सी, डी, ए. 6 बेटा बातें नहीं. 6 में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? 4. 4 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 3. 4, 2, 1, 3. एक मिनट. 4 सबसे ज्यादा 4 के, अच्छा कैटायन है क्या? सॉरी कैटायन है तो 4 के बाद सेकेंड, सेकेंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फर्स्ट. 4, 2, 3, 1 गिवन इन ऑप्शन बी. यहां तक किसी को डाउट है पहले पूछ लो. आज बेटा जो अपनी क्लास है वो केवल JP01 की ही हो रही है. एक बच्चे ने पूछा है इसलिए, क्योंकि आज आपका मैं यदि कंबाइन ले भी लेती तो फिर फर्स्ट स्लॉट आपका खाली जाता और उनका ऑलरेडी वो क्लास लगी हुई है. क्वेश्चन नंबर 7
क्वेश्चन नंबर 7 में द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, जल्दी बताएं कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ए में पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेट विद पाई बॉन्ड, देखो जल्दी से, जिनके पास डीपीपी नहीं है वो फोन में भी अपना रेजो सर पे अपना डीपीपी खोल सकता है। अच्छा आज तो साइट भी काम नहीं कर रहा है, इसलिए तो पहले बोल देना चाहिए कि मैं आज डिस्कस मत कर रहा हूं। C7 डीपीपी कर लिया सभी ने, जिसको भी डाउट हो बेटा ये पूछो, क्योंकि अपन को ऐसा नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। C6 C7 C8 डिस्कस हो गई, C9 हो गई थी, C9 डिस्कस हो गई थी कल, आधी हुई थी, ताकि मैं आगे का सिर्फ इसीलिए करा रही हूँ कि आगे की अपनी डीपीपी आप लोगों ने बोला था शायद डिस्कस नहीं हुई है। पीछे वाली C1 से लेकर C5 तक की पहले बताओ डिस्कस हो गई या नहीं हुई? नहीं हुई है ना। अब सुनो मेरी बात, आज अपन की C6 हो गई, C7 क्योंकि आप लोगों के पास मैक्सिमम के पास डीपीपी नहीं है, ऐसे ही बैठे हुए हैं और साइट में भी काम नहीं चल रहा है, मतलब अब सुनो मेरी बात, नेक्स्ट क्लास में C1 से C5, ताकि बेटा एक बार फिर अपन को डीपीपी का जो जीओसी वाली डीपीपी है वो खत्म हो जाए, C1 से C5 और एक C7 वाली डीपीपी कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अभी ऑनलाइन में आवाज ठीक आ रही है? चलिए बेटा क्लास नोट्स निकालें केवल। अपन लास्ट में मुझे याद है मैं वही टॉपिक पढ़ा रही थी आपको, SIR इफेक्ट ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ, यही था ना लास्ट टॉपिक। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि SIR इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा या कम करेगा? बढ़ाएगा, बिकॉज ऑफ मैंने आपको बताया स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से कार्बोक्सिलेट ग्रुप परपेंडिकुलर हो जाता है, और परपेंडिकुलर होने से जैसे ही उसका बेंजीन के साथ रेजोनेंस खत्म होता है, कोई तो दुखी होता है लेकिन कार्बोक्सिलेट बेंजोइक वाला कार्बोक्सिलेट खुश हो जाता है। रीजन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इक्वली स्टेबल, ठीक है। तो उसका अपन ने यहां लिखा था स्टेटमेंट, लिख देती हूं, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड always stronger acid than normal benzoic acid. Because of SIR ortho effect. Ortho substituted benzoic acid always stronger acid than normal benzoic acid because of SIR effect. और ये लास्ट क्लास में मैंने पॉइंट लिखा दिया था, ऑर्थो इफेक्ट केवल किस में देखना है? SIR इफेक्ट बेंजोइक एसिड, सल्फोनिक एसिड में, फिनॉल में ये इफेक्ट नहीं देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए COOH, जैसे अपने बेसिक स्ट्रेंथ में पढ़ा था सेम वैसे ही कभी भी बेंजोइक एसिड हो, चाहे फिनॉल हो, चाहे बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो, या बेंजीन के किसी भी डेरिवेटिव में हमको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, तो उस ग्रुप की मेटा पे जो भी ग्रुप प्रेजेंट होगा उस एसिडिक फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में एनी ग्रुप प्रेजेंट ऑन मेटा पोजीशन, then during determination of acidic strength that meta group can only show I effect, ठीक है। but if group present at ortho and para it can show
IM इफेक्ट, इट कैन शो HC इफेक्ट, इट कैन शो I इफेक्ट। ये पॉइंट में लिखा दूंगी अभी। ये हमने बेसिक स्ट्रेंथ में भी पढ़ा था, कार्बोकैटायन में भी पढ़ा है, कार्बोएनायन में भी पढ़ा है, वही सेम चीज यहां पर भी एप्लीकेबल है। अब जैसे हमें इनका एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, मैंने बेस में भी सिखा दिया, जो तरीका बेस में सीखा वही है। बताओ बेसिक स्ट्रेंथ देखनी हो, सबसे पहले कौन सा इफेक्ट देखोगे? SIR। वहां हमने बोला था SIP। SIR नहीं है तो फिर मीजोमेरिक, वो नहीं है तो HC नहीं है तो I। सीक्वेंस बेटा अभी भी यही रहेगा। अब आप बताओ इन सब में, पहले बताओ इसमें ये चीज तो कॉमन है, इसके एक्स्ट्रा इफेक्ट कौन सा है? 0। इसका इफेक्ट SIR एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है? बढ़ाता है। साथ में एरो बनाओ। ये CH3 कौन सी पोजीशन पर है? मेटा से डिक्रीज होगा। ये CH3 कहां है? HC, ज्यादा डिक्रीज होगा। बड़ा एरो बना दिया। बस आपको ऑर्डर अरेंज करके लिखना है। बताइए सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है? सेकेंड, ऑर्थोटोलोइक एसिड। क्या नाम बोलेंगे इसका? कॉमन नेम टोलोइक एसिड। कौन सा? ऑर्थोटोलोइक एसिड, मेटाटोलोइक एसिड, पैराटोलोइक एसिड। IUPAC नेम 2-मिथाइल बेंजोइक एसिड। 2 के बाद 1, 3, 4। क्या ये समझ आ गया? अब प्लस एम का ऑर्डर याद हुआ या नहीं हुआ? हो गया पक्का? कि अभी फिर मैं माइनस एम का भी रिवाइज करा दूंगी? हो गया? सुन लूं किसी से भी? प्लस एम का ऑर्डर याद हुआ या नहीं हुआ? पक्का? पूछ ले किसी से भी। ये बेटा एक बात बताओ, अटक भी जाओगे, गलत भी बोलोगे, उससे क्या हो जाएगा? ज्यादा ज्यादा हम यही कहेंगे बेटा नहीं यहाँ पे गलत है, ये आएगा। तो एक बार कॉन्फिडेंस के साथ ये तो बोलो यस मैम याद हो गया। समझाने की कोशिश तो करी थी मैंने। चलो कौन वॉलेंटियरली पहले तो सुनाना चाहता है अपनी मर्जी से? फिर नहीं तो मैं तो मतलब बताऊंगी, ये बताएगा। गर्ल्स में से, बॉयज में से कोई भी जो अपनी मर्जी से पहले सुनाना चाहे कि मुझे प्लस एम का ऑर्डर याद हो गया। बोर्ड पे लिखने की जरूरत, बोर्ड पे लिख देना, बोलने की भी कोशिश करूं। बोलना नहीं आएगा? अच्छा चलो ठीक है, तो बाद में बोर्ड पे लिखवाएंगे, अभी तो क्वेश्चन लिखे हुए हैं। नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में बेंजीन नहीं है, याद रखना, वो साइक्लोहेक्सेन है। मैं नहीं बोली हूं, गलत मत बना देना, पता चला सर्कल बना दो। ये मैंने साइक्लोहेक्सेन का ही डेरिवेटिव दिया है, ये बेंजीन का डेरिवेटिव है। इसमें बेंजीन है, इसमें बेंजीन नहीं है। सिर्फ 6 मेंबर रिंग को देख के बेंजीन ही मत सोचना, बेंजीन में सर्कल दे रखा है तो ही बेंजीन है, अदरवाइज दैट इज अ नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन। हाँ बेटा बोलो, सुना अब। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चलो बताओ। सभी में मैंने चारों पे ऑर्थो पोजीशन पे ही ग्रुप दिया है, तो अब बताइए कैसे कंपेयर करेंगे? ऑर्थो इफेक्ट यानी SIR इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है? स्टेरिक क्राउडिंग। और स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा किसके है? आयोडीन। तो बेटा इसका Ka ऑर्डर ये होगा। क्या ये चीज समझ आई? क्या क्या बेंजोइक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट लगता है? इधर देखो पहले, बेंजोइक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट लगता है। व्हाट इज
ऑर्थो इफेक्ट, एसआईआर इफेक्ट। और एसआईआर में एस क्या है? स्टेरिक क्राउडिंग। और मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था स्टेरिक क्राउडिंग का मतलब बल्कीनेस। जितना ग्रुप बड़ा होगा उतना ज्यादा वो स्टेरिक क्राउडिंग लगाएगा। स्टेरिक रिपल्शन जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड में जितना ज्यादा रिपल्शन होगा वो उतना जल्दी परपेंडिकुलर होगा। भाई अपन को परपेंडिकुलर जितना जल्दी करेंगे, अब एफ का साइज कम है तो पहले तो बेंजोइक एसिड कोशिश क्या करेगा, क्या कोई बात नहीं इग्नोर करेगा, लेकिन जब लड़ाई का लेवल बढ़ता ही जाएगा, यार ये तो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, तो इमीडिएट वो परपेंडिकुलर होगा। जितना जल्दी परपेंडिकुलर होगा उसमें उतना ज्यादा चांसेस होंगे इक्वली स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने के। तो इस तरह से याद रखोगे। यहाँ पे रीजन क्या है? एसआईआर इफेक्ट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्या ये पॉइंट पहले बताओ, समझ आ गया सभी को? एसआईआर इफेक्ट यानी स्टेरिक क्राउडिंग। और एसआईआर इफेक्ट जब देखते हैं सबसे पहला काम उसमें स्टेरिक क्राउडिंग देखते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नहीं देखते। अब आप सेकंड क्वेश्चन में बताओ ऑर्डर क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन में आंसर जस्ट रिवर्स है, 1 2 3 4। ऐसा क्यों? इस बार इनमें किसी में ऑर्थो इफेक्ट नहीं लग रहा, क्योंकि याद रखना बेटा मैंने इसीलिए बना के दिया। ऑर्थो इफेक्ट किस पे लगता है? बेंजोइक एसिड पे। और रीजन में बताया था क्यों लगता है, क्योंकि वो बेंजीन के साथ क्या है? कॉन्जुगेशन में। और जब वो बेंजीन के साथ कॉन्जुगेट करता है तो पहले तो परेशान होता है, फिर वो ऑर्थो ग्रुप की लड़ाई का फायदा उठा के अपनी स्टेबिलिटी बढ़ा लेता है। यहाँ तो पहले चाहे लड़ाई हो चाहे नहीं हो, वो कॉन्जुगेशन में है ही नहीं, तो इसलिए इसमें कहीं किसी में भी एसआईआर इफेक्ट नहीं लग रहा है। और जब एसआईआर नहीं लग रहा है तो फिर मेसोमेरिक पे आए, मेसोमेरिक भी नहीं लग रहा, और इसमें किसी में भी एचसी इफेक्ट भी नहीं लग रहा। तो बताओ आपने किस इफेक्ट के बेसिस पे इसको कंपेयर किया है? -I। क्या ये चीज समझ आ गई? और -I किस पर डिपेंड करता है? वही HCl BRI का -I आपको पता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। फर्स्ट या सेकेंड? फर्स्ट। रीजन ऑर्थो इफेक्ट। इसमें कौन सा इफेक्ट है? ऑर्थो, जबकि इसमें कौन सा है? -I। चलो पहले बेंजोइक एसिड के ही डेरिवेटिव। कौन सा नंबर आएगा इसका? पहले कितना था? थर्ड। 3 कराया था एग्जाम्पल। चलो Ma'am, 2431.
बेटा जिसका भी अभी डिस्टरबेंस हो रहा है वो अपना सब अपने माइक्रोफोन म्यूट रखो। आपको अनम्यूट किया गया है सिर्फ इसलिए ताकि आप बोल सकें, डाउट पूछ सकें, इसलिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से पहले पूरे 9 तक सॉल्व कर लो, फिर एक साथ डिस्कस करूंगी। मैम 9th में CHO लिखा हुआ है। हाँ बेटा, फर्स्ट वाले में CHO, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड CHO, PH, COOH, SO3H। एसिड के अभी बहुत सारे एग्जांपल्स करने हैं, इसलिए जल्दी जल्दी करते चलो। चलो फर्स्ट वाले में आंसर कौन बताना चाहेगा, ऑर्डर क्या आएगा? 2 4 3 1। डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहे हैं केवल, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर इसलिए लिखते हैं क्योंकि एग्जाम में यही पूछेगा हाईएस्ट पीके किसका है, लोएस्ट किसका है। तो मेरा एक मानना है कि ऑर्डर लिखना सिखाओ बच्चे को, फिर वो हाईएस्ट पूछे, लोएस्ट पूछे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वो आप कर लोगे सभी। इसलिए मैं ज्यादातर प्रैक्टिस ऑर्डर में ही करवा रही हूँ आपको, ठीक है। अब आप बताएं बेटा, इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक है 2 3 4 1, ये तो हुआ ऑर्डर के का। अब आता है कैसे, पहले तो सेकंड में कौन सा इफेक्ट लग रहा है, SIR। थर्ड में कौन सा लग रहा है, -I। आपको पता है -I जो होता है वो दूर जाने पर क्या होता जाता है, वीक होता जाएगा, उसका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, वीक। और फर्स्ट वाले में इन तीनों के कंपैरिजन में कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में पहला क्वेश्चन जो मैं पूछ रही हूं, किस में SIR इफेक्ट लग रहा है, ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, बोथ, नन ऑफ दिस। मैम हाँ बोलो। 5th में मैम Cl -M नहीं लगाएगा लास्ट वाला? नहीं बेटा, Cl जो है जब भी आप कंपैरिजन करो, ये मैं काफी बार बता चुकी हूँ, हेलोजन का कौन सा इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है, -I डोमिनेटिंग, देन दे आर मेसोमेरिक, वेदर इट इज +M और -M। ड्यूरिंग कंपैरिजन एक हेलोजन +M लगा सकता है, -M लगा सकता है, ये उसका थ्योरी पॉइंट है। लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं किसी और के साथ तो उसका बेस्ट इफेक्ट देखा जाता है, और उसका बेस्ट इफेक्ट कौन सा है, -I, ठीक है। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने पूछा है किस में SIR इफेक्ट लगेगा, ओनली फर्स्ट,
ओनली सेकेंड, बोथ, नन ऑफ दीज। आराम से देखो, ऑप्शन मैंने बोल दिया, किस में SIR इफेक्ट लगेगा। ठीक है, आराम से समझो, जल्दबाजी मत करो। बीइंग ए फ्यूचर IITian, दिमाग से सोचो, किस में SIR इफेक्ट लग रहा है। ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड, बोथ, नन ऑफ दीज। बोथ। पक्का? पहले तो फर्स्ट आ रहा था, बोथ आंसर हो गया। क्या फर्स्ट में SIR है? क्या सेकंड में भी SIR है? राइट। बताओ फर्स्ट में SIR किस ग्रुप पर है? कौन अपना रेजोनेंस खोएगा? इन दोनों की ऑर्थो की वजह से ये ग्रुप परपेंडिकुलर होगा। इसमें बताओ SIR किस पे लग रहा है? NO2। इन दोनों के NO2 के रिस्पेक्ट में ये कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो। ऑर्थो पोजीशन पे स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से इस बार ये परपेंडिकुलर हो गया। ऐसा नहीं है कि SIR इफेक्ट केवल बेंजोइक एसिड में है, मतलब एसिडिक ग्रुप में यदि हम देखें, फिनॉल, बेंजोइक एसिड और सल्फोनिक एसिड में किस में है? केवल बेंजोइक। इसलिए आपको पहले हम SIR इफेक्ट पढ़ाते हैं ना, देखना सिखाते हैं GOC1 में। SIR इफेक्ट फर्स्ट में भी है और सेकंड में भी है। अब आप बताइए इसमें SIR से Ka बढ़ेगा या कम होगा? इसमें तो बढ़ेगा, कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जो होगी इक्वली स्टेबल हो गई। साथ में ये NO2 कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? -M। अब आप मुझे बताओ ये NO2 कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? ये परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर होने से उसका रेजोनेंस तो खत्म हो गया। तो अब ये रेजोनेंस इफेक्ट बचा ही नहीं, तो मेसोमेरिक भी गया। तो बेटा एक इफेक्ट बचा, कौन सा? I। तो ये NO2 बताओ यहाँ कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? -I। ये भी पूछेगा, रीजन एक्सप्लेन, मान लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे NO2 -M लगा रहा है और -M इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ऑर्थो इफेक्ट SIR इफेक्ट भी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो फर्स्ट वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ सेकंड वाले से बहुत ज्यादा होती है। क्यों? उसका रीजन SIR भी है, साथ में -M भी है। यहाँ एक तो SIR नहीं है, बेंजीन के साथ बेचारे को कॉन्जुगेट करना पड़ेगा। दूसरा NO2 पे SIR लगा के हमने उसकी भी पावर कम कर दी, उसको भी -I का ग्रुप बना दिया। बताओ ओवरऑल एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा हो गई? फर्स्ट की। इसमें अपने तीन चीज सीख ली, कंपैरिजन तो सीखा ही, SIR दूसरे में भी लग रहा है, SIR की वजह से NO2 का इफेक्ट आया समझ में? मैम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए NO2 का इफेक्ट। क्या फिर से? NO2 का इफेक्ट फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं, ओवरऑल यही है बेटा। ये वाला जो NO2 है, इस NO2 को दोनों मिथाइल का क्या लग रहा है? स्टेरिक क्राउडिंग। स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से बताओ ये NO2 SIR इफेक्ट शो करेगा, यानी बेंजीन इनके परपेंडिकुलर होगा, हाँ या ना? बोलो। यस मैम। तो ये जब परपेंडिकुलर हो जाएगा बेंजीन के साथ ऐसे, तो क्या परपेंडिकुलर ग्रुप एक दूसरे के साथ रेजोनेंस शो करते हैं? नहीं। रेजोनेंस केवल कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइजेशन होता है? विच आर प्रेजेंट इन सेम प्लेन। ठीक है, हमेशा इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइजेशन एक ही प्लेन में प्रेजेंट ऑर्बिटल में होता है। यदि वो ग्रुप परपेंडिकुलर हो गया तो इसका मतलब वो रेजोनेंस शो नहीं करेगा। ये चीज हमेशा याद रखो। तो परपेंडिकुलर होने से उसका रेजोनेंस खत्म हो गया। अब रेजोनेंस खत्म हो गया तो इसका मतलब ये ना तो रेजोनेंस शो कर रहा है, ना मेसोमेरिक इफेक्ट शो कर रहा है। NO2Hc इफेक्ट दिखाता नहीं है। तो बताओ बचा कौन सा इफेक्ट NO2 का? -I। मैंने वही लिखा है, क्या ये समझ आ गया? यस मैम। ओके, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 7। 2 4 3 1, क्या ये सही है? इसमें कौन सा इफेक्ट है? SIR। इसमें कौन सा है? -I। इसमें -M और 0। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है
ऑर्थोटोलुइक एसिड, ऑर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड, ऑर्थोक्लोरोबेंजोइक एसिड, सब में SIR इफेक्ट है या नहीं है? सभी में SIR है। SIR तो इसमें भी है, SIR इफेक्ट बेटा इसमें भी है और इसमें भी है, यानी ये सभी में। ये जो ग्रुप है ये बेंजीन के साथ कहां प्रेजेंट है? परपेंडिकुलर। यदि सब में SIR इफेक्ट है, सुनना सभी, और वो ग्रुप सेकेंड पीरियड के हैं, सारे ग्रुप, या ज्यादा से ज्यादा थर्ड पीरियड के, तो हम ये मानते हैं सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड का ऑलमोस्ट स्टेरिक क्राउडिंग कैसी साइज सेम है। एक सेकंड पीरियड का और एक फोर्थ पीरियड का है, एक सेकंड पीरियड का एक फिफ्थ पीरियड का है, तो उसमें प्रायोरिटी किसको जाती है? साइज को। अब यहाँ तो अपन मान के चल रहे हैं, क्यों? कार्बन है, कार्बन के बगल में 3 कौन है छोटे छोटे से? हाइड्रोजन। यहाँ नाइट्रोजन और उसके बगल में ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का, और वो अकेला एक क्लोरीन है। तो ऑलमोस्ट हम ये मान रहे हैं कि इनके द्वारा जो अप्लाई की गई स्टेरिक क्राउडिंग है वो तो क्या है? सेम, यानी SIR इफेक्ट स्टेरिक क्राउडिंग सेम है। तो अब हम इनका कौन सा देखेंगे? इफेक्ट देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अब आप मुझे बताओ यहां NO2 का कौन सा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, मिथाइल का कौन सा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखेंगे? बस यही चीज आपको समझने की है। SIR इफेक्ट की वजह से ये ग्रुप बेंजीन के कहां है? परपेंडिकुलर। तो अभी मैंने आपको बताया ऑर्थो पे I लगता है, M लगता है, HC लगता है, सभी को पता है, लेकिन हम ओवरऑल पढ़ क्या रहे हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी, और उस एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए यानी ये जो भी ग्रुप इफेक्ट लगा है वो उस तक पहुंचना चाहिए। भाई इसी की तो एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं, इसकी स्टेबिलिटी, इसका ये प्रोटॉन देगा या नहीं देगा। लेकिन जब ये बेंजीन के साथ परपेंडिकुलर हो गया तो इसमें ये कितना भी HC इफेक्ट लगाए, M इफेक्ट लगाए, क्या वो उस तक पहुंचेगा? वो इलेक्ट्रॉन किसमें घूमते रहेंगे? बेंजीन में ही। तो सिंपल सी लाइन, SIR इफेक्ट जब लगता है तो उस ग्रुप का जो SIR लगा रहा है, जो स्टेरिक क्राउडिंग लगा रहा है या परपेंडिकुलर हो रहा है, उसका बेंजीन के रिस्पेक्ट में केवल कौन सा इफेक्ट लिखा जाता है? I। वो उस रिस्पेक्ट में जो बेंजीन के साथ परपेंडिकुलर हो गया उसके रिस्पेक्ट में वो कभी M और HC इफेक्ट नहीं लगाएगा। बताओ यहां पे CH3 का इफेक्ट, NO2 का, इसका, अब किसका -I स्ट्रॉन्ग है? NO2 का -I क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। ऑर्डर बोलो। 2 2 3 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तीनों में हम I इफेक्ट क्यों देख रहे हैं? क्योंकि नाउ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड मिथाइल नॉट प्रेजेंट ऑन सेम प्लेन। मिथाइल अभी भी बेंजीन के साथ हॉरिजॉन्टल है, जबकि NO2 कहां हो गया? वर्टिकल। मिथाइल है, चाहे वो नाइट्रो है चाहे वो क्लोरीन है, वो तो बेंजीन के साथ प्लेन में हॉरिजॉन्टल, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहां है? परपेंडिकुलर। तो बताओ क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ मेसोमेरिक इफेक्ट लगाएंगे? नहीं लगाएंगे ना। HC इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट दोनों नहीं लगेंगे। उस कंडीशन में हमेशा एक ही इफेक्ट लगता है, I। आप केवल समझ के करो, मैं आपको इतने एग्जांपल कराऊंगी कि वैसे याद हो जाएंगे सारे इफेक्ट्स। देखना, केवल आप समझ करके अप्लाई करना, इफेक्ट्स को समझते चलो। हर तरह का एलिफैटिक, एलिसाइक्लिक सारे एग्जांपल्स करा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 9। पहले बेटा ये हटा दूं क्या? सेकंड तक लिख लिया ये, यहां तक सभी ने?
CHO का इफेक्ट माइनस है। इसमें प्रोटॉन डोनर ग्रुप कौन है? COOH। पीएच का इफेक्ट कौन सा होता है? वीक, प्लस एम। क्या मैंने प्लस एम में बताया था? पीएच कौन सा इफेक्ट लगाता है? प्लस एम। और यहाँ प्रोटॉन डोनर ग्रुप कौन है? COOH। यहाँ पे COOH, ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? माइनस एम। यहाँ प्रोटॉन डोनर ग्रुप कौन है? यही तो क्वेश्चन है इसमें। मतलब इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, मैंने SO3H नीचे लिख दिया। यदि आप इसे बेंजोइक एसिड कॉमन मानोगे और इसका इफेक्ट देखोगे, यहीं पे नंबर -1 हो जाएंगे। इसमें प्रोटॉन यही देगा, इसमें प्रोटॉन यही देगा, इसमें भी यही देगा। अब इन दोनों में कंपटीशन है कि पहले प्रोटॉन बताओ कौन देगा। तो आपको मैंने कल सिखाया था, हमेशा, इसी में नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं है, ऑलवेज सल्फोनिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि सल्फोनिक एसिड दिख रहा है तो समझ जाओ प्रोटॉन तो ये देगा, ये इफेक्ट लगाएगा, क्योंकि सल्फोनिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस ऑलवेज, किसी को समझ नहीं आता है ना, रट लो। मैंने आपको तरीका बता चुकी हूँ, रीजन भी बता चुकी हूँ। क्यों? क्योंकि वो 3 इक्वली स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है। सल्फोनिक एसिड ऑलवेज स्ट्रॉन्गर एसिड देन कार्बोक्सिलिक। यदि सल्फोनिक ग्रुप कहीं भी लिखा है, एलिफेटिक पार्ट में भी लिखा है ना, तो ये मान के चलो प्रोटॉन तो वही देगा। इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? 4। अच्छा, कई बच्चों का एक डाउट आता हो सकता है हमारी क्लास में भी, ऑनलाइन ऑफलाइन में भी कुछ बच्चों के मन में आ रहा हो कि मैम चलो ठीक है 4 तो समझ आ गया, लेकिन 4 के बाद आना चाहिए 3rd, क्योंकि 3rd में 2 प्रोटॉन दे सकता है, बाकी जो फर्स्ट और सेकंड है वो एक एक ही प्रोटॉन दे सकते हैं। किसी के बच्चे के मन में है डाउट कि वो 2 प्रोटॉन कैसे दे सकता है? ये भी COOH है, ये भी COOH है, तो ये कितने प्रोटॉन दे सकता है? 2। जबकि ये कितना प्रोटॉन देगा? 1। ये भी कितना प्रोटॉन देगा? 1। हमेशा याद रखना बेटा, जब हम स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं तो एक बार में एक ही जो फर्स्ट प्रोटॉन है उसको कौन स्पीडली दे रहा है, कौन स्लो स्पीड से दे रहा है, उसका कंपैरिजन करते हैं। ये कभी नहीं देखते कि वो कितना प्रोटॉन दे सकता है, वो अलग टॉपिक होता है, उसको हम कहते हैं एसिड की बेसिसिटी। क्या ये नाम सुना है? एसिड की बेसिसिटी नाम सुना है ना सभी ने? वो अलग कैलकुलेशन होती है। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमेशा माइंड में याद रखें, एक बार में एक ही प्रोटॉन देगा, चाहे उसके पास एसिडिक ग्रुप कितने में हो। बताइए इसमें कैसे कंपेयर करें? इसका भी -m, इसका भी -m। अब फ्लैशबैक में जाओ और बताओ किसका -m स्ट्रॉन्ग होता है? 4 के बाद 1, 1 के बाद 3, सबसे बुरा कौन? 2। ये लो, हो गया ऑर्डर।
चलो भाई, फर्स्ट वाला एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और तीसरे का कॉमन नेम ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, पहले तो कॉमन नेम बोले, ऐसे बोला करो, याद भी हो जाए। फर्स्ट एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, नाम तो सुना ही सभी ने। सभी में प्रोटॉन देने वाला ग्रुप ये है, तो ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, प्लस आई, ये कौन सा लगा रहा है, जीरो, और ये कौन सा लगा रहा है, माइनस आई। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 3 2 मैम माइनस आई की माइनस एम? माइनस आई एंड माइनस एम। वो माइनस आई से माइनस एम लगाएंगे बेटा। माइनस एम वाला ग्रुप माइनस आई तो लगाता ही है, पर अपन जब डोमिनेंट इफेक्ट है माइनस एम लिखते हैं। बेंजोइक एसिड और फिनाइल एथेनोइक एसिड, इसको क्या बोलेंगे बेटा, बेंजोइक एसिड। इसका आईयूपीएसी नेम पढ़ के आए हम ये 11th में। अच्छा, इसमें मेन चेन कौन, कितने कार्बन की है इसमें मेन? एसिटोफिनोन। एसिटोफिनॉन रॉन्ग, एसिटोफिनॉन ऑन आ रहा है, ऑन का मतलब कीटोन, यहाँ कीटोन तो है ही नहीं। यस सॉरी मैम फिनाइल 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। वेरी गुड, 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड। देखो बेटा, जब फंक्शनल को बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ था तो याद करो, रिंग मेन चेन होती है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये हो गई इसकी मेन चेन। अब थोड़ा याद करो, यहाँ बेंजीन ब्रांच है, कुछ पढ़ा था ऐसा कभी? कभी पिछले जन्म में, कोरोना से पहले, कोरोना की पीक 3 आई थी उससे पहले, एक ऑनलाइन पढ़ते थे जब आप, पहला चैप्टर था रेजोनेंस का, जब ऑनलाइन थे आप, बिल्कुल सभी बच्चे ऑनलाइन होंगे जिस भी बैच में होंगे, थे ना? तब आईयूपीएसी नाम का एक चैप्टर पढ़ाया गया था, उसमें एक वर्ड आया था मेन चेन, सेलेक्ट करो, बेंजीन जब भी ब्रांच हो तो उसका नाम लिखो फिनाइल। ऐसा कुछ याद आ रहा है? थोड़ा सा अपना पिछला जन्म याद करो, ऐसा भी कुछ पढ़ा था। इसका नाम है फिनाइल एथेनोइक एसिड। ओके, अब अपन क्योंकि नोमेनक्लेचर पे नहीं है, हम तो 12th में नए जन्म में 22 में आ गए, वो तो 21 की बात थी पिछले साल की, पिछले जन्म की। 22 में हम पढ़ रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। अब बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? रीजन, ये जो ग्रुप है जब ये टूटेगा तो ये इसको क्या दे रहा है, कॉन्जुगेशन, और कॉन्जुगेटेड आपको बताया है जितना ज्यादा डिलोकेलाइजेशन होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल, और जितना कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा। यहाँ पे ये पीएच इस कॉन्जुगेट बेस को स्टेबिलिटी दे रहा है बाय द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेशन, या ये पीएच इसके साथ कॉन्जुगेट करेगा? नहीं करेगा। क्या ये समझ आ गया? चलो नेक्स्ट, चारों का करना है पी क्यू आर एस। एक साथ चारों का कंपेयर करना है पी क्यू आर एस। एक मॉलिक्यूल में पी क्यू बना दिया, दूसरे मॉलिक्यूल में आर एस, कंपेरिजन चारों का करना है। बेटा इसमें क्या बताना है, इस वाले में क्या मैंने रीजन बताया बेटा, इसमें जो बनने वाला कॉन्जुगेट बेस है, दैट कॉन्जुगेट बेस
of benzoic acid is stabilized by conjugation of benzene. इसमें जब conjugate base बनेगा तो बताओ उसको ओवरऑल कितना conjugation मिलेगा? ये तो है ही, साथ में इसका भी conjugation मिल जाएगा। जबकि यहाँ पे conjugation केवल कितने पाई बॉन्ड का मिलेगा? एक, इसमें लेस डिलोकेलाइजेशन है, इसमें मोर डिलोकेलाइजेशन है। और बेटा जितना ज्यादा डिलोकेलाइजेशन होगा ओवरऑल उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ने का मतलब के इंक्रीज होगा। पहले ये दोनों लिख लिया। ये तो कई बार क्या होता है, ऐसे दो मॉलिक्यूल बना देगा आपको कंपैरिजन के लिए। पहले तो ये बताओ P ज्यादा है या Q ज्यादा है? पहले तो इन दोनों में कंपेयर करो, P या Q? P, ठीक है। P और Q में तो कंफर्म है P ज्यादा। इसी तरह R और S में किसकी ज्यादा? ये तो हो गया इंडिविजुअली एक मॉलिक्यूल का, लेकिन मैंने को ऑर्डर लिखना है इन चारों का। अब आप ये सोचो कि ये तो कंफर्म है किसका P ज्यादा है, रीजन बिकॉज ऑफ मोर डिलोकेलाइजेशन। इसका R भी ज्यादा है बिकॉज ऑफ मोर डिलोकेलाइजेशन, ठीक है। अब आपका कंपटीशन बचा P में और R में। अब बताओ P में और R में कौन ज्यादा एसिडिक है? R, क्यों? लोन पेयर का भी रेजोनेंस, अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, लोन पेयर का रेजोनेंस उसको स्टेबिलिटी दे रहा है या उसको क्रॉस कर रहा है उसके कॉन्जुगेशन को? ये बना के इसीलिए दिया, देखो जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, जब इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा, आप कॉन्जुगेट बेस बनाओ तो बिना किसी इंटरफेरेंस के सीधा सीधा यहां तक चला जाएगा और पास में रोकने वाला कोई भी नहीं है। अब यहां देखिए, इसका जब कॉन्जुगेट बेस बनेगा R का, ये डिलोकेलाइज होके इधर जाना चाह रहा है और पता चला इसने अपने लोन पेयर पहले ही दे दिए, तो बेचारा यहीं रुक जाएगा। समझ आ रहा है? यानी इसके इतने लंबे कॉन्जुगेशन को ये क्या दे रहा है, क्रॉस कॉन्जुगेशन दे रहा है या नहीं दे रहा? और थोड़ा इतना भी समझ नहीं आए, मान लो तो एक टॉपिक है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन। कीटोन एक तरह से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? मैं हर तरह से बताती हूँ, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एस्टर। और एस्टर में और कीटोन में किसका -M स्ट्रॉन्ग होता है? एस्टर में और कीटोन में किसका -M स्ट्रॉन्ग होता है? कीटोन का। ऑर्डर में देखना, कीटोन का। एल्डिहाइड का ज्यादा होता है ना, तो एल्डिहाइड का भाई तो है कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन, ऐसे याद रखो। तो कीटोन का -M स्ट्रॉन्ग होने का रीजन भी यही है कि उसका जो पड़ोसी है कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करता है। यहाँ पे पड़ोसी बार बार खुद अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के आ जाता है, तो इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने ही नहीं देता है। क्या ये चीज समझ आई क्या? हाँ या ना बोलो, पक्का? सबसे पहले तो P और R की एसिडिक स्ट्रेंथ Q और S से ज्यादा होगी बिकॉज ऑफ मोर डिलोकेलाइजेशन। अब हमें कंपटीशन है P में और R में, किसका ज्यादा है? तो रीजन हो गया P R। समझ आ गया? अब आते हैं अगेन Q में और S में, तो सेम Q की ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये कीटोन है। कीटोन का -I -M, एस्टर के -I -M से क्या होता है? ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कॉन्जुगेट तो इस साइड करेगा, लेकिन कीटोन -I लगा रहा होगा। कीटोन का -I एस्टर से क्या होता है? ज्यादा। तो भी बेटा किसका ज्यादा हो गया? Q का S से। क्या ये समझ आ गया? मैम R S से Q ज्यादा होगा? दोबारा बोलो, एक तो आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। मैम R S से Q ज्यादा होगा, बस इसका रीजन बता दीजिएगा। R का मैम R S से Q ज्यादा होगा, बस इसका रीजन। ओके, R का S से ज्यादा Q होगा। चलो यहां बनाते हैं R और S। ये है R का कॉन्जुगेट बेस बनाती हूं, यहां पे देख लेना। देखिए बेटा, यहां पे ये R है, R का कॉन्जुगेट बेस बना। क्या ये नेगेटिव चार्ज यहां से यहां तक डिलोकेलाइज होगा? ये R का कॉन्जुगेट बेस है। अब हम S का कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं।
मेरे को लगा ये सब चीजें तो आपने बना ली होंगी, अपन पहले भी समझा चुके हैं, इसलिए ये एस का कॉन्जुगेट बेस है। ओवरऑल आप सिंपल सी लाइन, आप एसिडिक स्ट्रेंथ में करते क्या हो, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को निकालते हो। कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल है एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। अब इस पे नेगेटिव चार्ज आया तो बेटा ये कॉन्जुगेट केवल यही तक तो करेगा, लेस कॉन्जुगेशन मोर कॉन्जुगेशन। तो बताओ आर और ये एस किसका ज्यादा हुआ, आर का या एस का, आर का। सेम ऐसे ही दो स्ट्रक्चर इसकी बनेंगी पी और क्यू की, तो पी ज्यादा या क्यू ज्यादा, पी। क्लियर हो गया। अब पी में और आर में आपने देखा मोर डिलोकेलाइजेशन, लेकिन इसके जो पड़ोसी है इंटरफेयर ही नहीं कर रहा, सीधा इलेक्ट्रॉन ले जाने देगा, जबकि यहाँ पे ये ऑक्सीजन लोन पेयर देके उसके डिलोकेलाइजेशन को इंटरफेयर करेगा। तो इसलिए पी में और आर में किसका ज्यादा हो गया, पी का। अब समझ आया क्या, ऑनलाइन में बेटा जिसने भी पूछा था उसको समझ आ गया? यस मैम। ओके चलो नेक्स्ट। अब तो बहुत सिंपल से छोटे छोटे से एग्जांपल है, जल्दी करो क्योंकि आज अपन एसिडिक स्ट्रेंथ खत्म कर लेते हैं। हम केवल एक लास्ट पॉइंट बचा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट। मैम NH3 के ऊपर प्लस लिखा हुआ है। हाँ बेटा NH3 पे प्लस लिखना पड़ेगा ना। नाइट्रोजन की वैलेंसी नेचुरली कितनी होती है, 3। मैंने यहाँ पे बॉन्ड कितने बना रखे हैं, 4। NH2 होता तो न्यूट्रल होगा, NH3 जब भी लिखा होगा विद प्लस। पहले मिथाइल सल्फोनिक एसिड, बेंजोइक सल्फोनिक एसिड, मेटा नाइट्रोफिनॉल और प्रोपाइन। इसमें बताओ, इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? 1 2 3 4 कौन से पॉइंट से, एसिडिक फंक्शनल ग्रुप। यदि एसिडिक फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो आर का कोई इफेक्ट देखने की जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है? इफेक्ट हम कब देखेंगे, जब फंक्शनल ग्रुप सेम है। यदि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, SO3H को उठाओ सबसे आगे लिखो, चाहे वो एलिफेटिक हो, एलिसाइक्लिक हो, एरोमेटिक हो। समझ आ गया ये चीज? यहां मैंने सिर्फ ये देखा इसमें प्रोटॉन देने वाला SO3H है या COH है या OH है या टर्मिनल एल्काइन। नेक्स्ट, यहां मैं फंक्शनल ग्रुप देखूं या इफेक्ट देखूंगी, ये बताओ। इफेक्ट देखना है या फंक्शनल ग्रुप देखना है? क्योंकि प्रोटॉन देने वाला फंक्शनल ग्रुप कौन है सभी में, OH एल्कोहल सभी में सेम है, तो फिर पड़ोसियों का इफेक्ट देख लो। इसके सब में 4 कार्बन की चेन तो सभी में है। इसके पास कौन है, फ्लोरीन। इसके पास है NH3-I, इसमें भी फ्लोरीन। इसमें कहीं कोई फ्लोरीन अदर एटम नहीं है, तो इसका मतलब इसमें बचा हुआ ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगा रहा होगा, +I। इनमें सबसे बुरा एसिड कौन है, इनमें सबसे बुरा एसिड कौन है, 4। क्योंकि 4 में एक भी -I का ग्रुप नहीं है, तो बचा कौन, एक तरफ मिथाइल और एक तरफ इथाइल। मिथाइल और इथाइल तो कौन सा इफेक्ट लगाते हैं, +I। क्या ये चीज समझ आ गई? अब बेटा ये बताइए कि इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, NH3+। सेकेंड। आपको -I का ऑर्डर यदि याद हो, एक तो इसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे लग रहा है, और -I का ऑर्डर NR3+, SR2+, NH3+, लिखवा रखा है नोट्स में। सबसे ज्यादा एसिडिक है 2। अब 1 में और 3 में बचेगा 1, रीजन डिस्टेंस। जिस कार्बन की, जिसकी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़नी है, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पर एक कार्बन छोड़ के दूर चला गया, यहां -I वीक है, तो ये हो गया 1 3।
अभी आप लोग हेडिंग मत डालना, इसके बाद एक क्वेश्चन और कराऊंगी, ये तो वैसे ही इजी है। बताओ बेटा इसका ऑर्डर विद रीजन बताना है आपको। 2 4 3 1, चलो नहीं, तो प्लस आई से आएगा, नहीं आंसर सही है, प्लस आई से आएगा। तो प्लस आई सबसे ज्यादा किसका है? प्लस आई का ऑर्डर याद है आपको? 3 डिग्री अल्काइल, 2 डिग्री अल्काइल, 1 डिग्री अल्काइल, एथाइल और सबसे कम मिथाइल। तो आपको दिख रहा है जब यहां पे ये तो सेम है, ये सब में सेम है। अब आपके पास है मिथाइल सबसे वीक प्लस आई, फिर इथाइल का थोड़ा प्लस आई ज्यादा हुआ। जितने ज्यादा sp3 कार्बन होंगे वो उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लगा रहा होगा। प्लस आई इफेक्ट कौन लगाता है? केवल sp3 कार्बन का ग्रुप, और वो जितने ज्यादा होंगे, इसलिए बोलते हैं 3 डिग्री का ज्यादा। sp3 कार्बन जितने ज्यादा होंगे वो उतना स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट लगा रहा होगा। इतना याद रख लोगे। अब आप बताओ सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट किसका लग रहा है? फोर्थ का। ऑर्डर भी लिखा है 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप, टर्शियरी ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, एथाइल, मिथाइल, ये ऑर्डर सबकी नोटबुक में लिखा हुआ है। प्लस आई स्ट्रॉन्ग, प्लस आई मीडियम, प्लस आई वीक, प्लस आई वेरी वीक। कुछ तो लिखना पड़ेगा, अपन ने लिख दिया। अब बताओ प्लस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है? तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ 1 2 3 4। क्लास वाले में बेटा ये तो मैंने वैसे ही ऐसे बना दिए, चलो मैंने बच्चे कर ही लेंगे, ये तो इतने इजी एग्जांपल है। अब आप बताओ लास्ट वाले में किसका सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा? 4 है ना? वन टू थ्री फोर, जस्ट उसका रिवर्स। क्यों? रीजन बताओ। माइनस आई बढ़ता जा रहा है, हाई देखो मिथाइल कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? प्लस आई। एक भी माइनस आई का ग्रुप आ जाता है। प्लस आई कब तक लगाता है? जब तक वो sp3 कार्बन है, उस पर कोई अदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है। इसमें एक माइनस आई, इसके पास 2 माइनस आई, 3 क्लोरीन, 3 बार माइनस आई। अभी बेटा हेडिंग में डालना। एक क्वेश्चन और मुझे याद आ गया, वो भी इसी में करा देती हूँ पहले। ये कभी इससे पहले सुना है आपने? ओम्स गा। यस मैम, ओम्स गैप। बहुत काम में आने वाला है ओम्स गा। ओम्स गैप कर ले, इसमें पी भी जोड़ देंगे। ओम्स गैप बोल दो चलो। अब ओम्स गैप क्या है? O फॉर ऑक्सैलिक एसिड, और केवल ऑक्सैलिक एसिड ही याद रखो। ये याद है? ओम्स गैप एक होमोलोगस सीरीज है ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, एक सक्सेसिव होमोलोगस सीरीज ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब बस एक वर्ड काफी है, होमोलोगस सीरीज। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे, बहुत जाने कब कम जमानों में पढ़ा था। होमोलोगस क्या होता था? एक CH2, एक कार्बन यूनिट का डिफरेंस, याद है सभी को? तो M क्या हो जाएगा? एक कार्बन बढ़ा दिया, इसका नाम है मेलोनिक एसिड। S में फिर एक और कार्बन बढ़ गया, इसका नाम सक्सेनिक एसिड। जी नेक्स्ट बताओ बेटा जी। एक और कार्बन बढ़ गया, इसीलिए मैंने बोला ये ओम्स गैप क्या है? एक होमोलोगस सीरीज। ये नाम ड्यूरिंग रिएक्शन, अभी अब 12th में आपके खूब आएंगे यूज में। कहीं पे लिख लो अभी उसी के बाद, क्योंकि अभी फिर ये में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई कंसेप्ट है नहीं। एडिपिक एसिड ऐसे बना लेंगे, क्वामिक एसिड। ठीक है? ओम्स गैप एक
होमोलोगस सीरीज है जिसमें कंटिन्यूअस CH2 कार्बन क्या होते जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, नाम लिख दिया। अब आप मुझे बताओ इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है। ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सिडिक में आपसे रैंडमली कोई भी पूछ ले, पूरी सीरीज का पूछ ले, बहुत बढ़िया है, नहीं तो रैंडमली कोई भी पूछे। आप ये बताओ ओम्स गैप में आप पी की तरफ आ रहे हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? रीजन आप देखो बेटा, बीच में कौन सा यूनिट बढ़ रहा है? CH2 यूनिट बढ़ रहा है तो CH2 कौन सा इफेक्ट लगाता है? प्लस आई। तो प्लस आई का इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, ऑब्वियसली प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? कम। इसमें प्लस आई इफेक्ट है ही नहीं। अच्छा, दूसरा एक रीजन, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में स्टेटमेंट डिपेंड करेगा क्या लिखा हुआ है। पहला रीजन, प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, इसको तो मैं ऐसे लिख देती हूं। अभी जैसे मैंने आपको एक लाइन समझाई थी कि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, सिर्फ पहला प्रोटॉन कौन कितनी स्पीड से निकाल रहा है उसको कंपेयर करना क्या कहलाता है? एसिडिक स्ट्रेंथ। पहला रीजन आप स्टेटमेंट पढ़ोगे, कई बार स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं, लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ द मोर प्लस आई इफेक्ट इन सक्सिनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड। जैसे अपन मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, प्लस आई इफेक्ट क्या होता जा रहा है बेटा? इंक्रीज हो रहा है, ऑब्वियस एसिडिक स्ट्रेंथ कम। कई बार सपोज ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, दूसरा एक्सप्लेनेशन सुनो। यहां देखें, ये प्रोटॉन निकालने वाला ग्रुप है तो बचा हुआ ये ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? माइनस आई। ये वाला भी कौन सा लगा रहा है? माइनस आई। तो क्या जो दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसका माइनस आई वीक होता जा रहा है? नहीं होता जा रहा, क्योंकि बीच में CH2 बढ़ने से वो जो दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो उस फर्स्ट वाले से क्या होता जा रहा है? दूर। और दूर होने का मतलब है डिस्टेंस बढ़ने पर स्ट्रेंथ ऑफ आई इफेक्ट क्या होती जाती है? कम। ये लाइन इसलिए समझा रही हूं क्योंकि स्टेटमेंट में वो क्या लिख कर रहे हैं वो हमसे थोड़ा ना पूछेंगे। एक्सप्लेनेशन प्लस आई के बेसिस पे दिया है तो प्लस आई इफेक्ट से भी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रही है, और जो सेकंड वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो फर्स्ट वाले से क्या होता जा रहा है? दूर होता जा रहा है, जिसकी वजह से इसमें माइनस आई भी क्या होता जा रहा है? वीक, और प्लस आई क्या होता जा रहा है? डोमिनेंट होता जा रहा है। ठीक है, तो कभी रीजन लिखे तो इसका माइनस आई वेरी वीक। मैम पी वाले का नाम क्या होता है? पामिक, ALMIC, और उसमें जो L होता है बेटा वो साइलेंट रहता है, पामिक एसिड। सेकंड पॉइंट क्या बोली थी? सेकंड पॉइंट बोला था माइनस आई इफेक्ट ऑफ सेकंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज गोइंग टू वीक बिकॉज ऑफ दैट डिस्टेंस इंक्रीजेज। इसका जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता जा रहा है, तो जो सेकंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो फर्स्ट वाले से दूर होने से उसकी स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी। क्या ये नोट कर लिया? अब आप इसके बाद हेडिंग डाल लेना इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या हमने बेस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट पढ़ा था? पढ़ा था। नाइट्रोफिनॉल में कौन ज्यादा एसिडिक होगा? एक तो है पिक्रिक एसिड और एक है 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल। तो इसमें कौन ज्यादा एसिडिक होगा? दोनों सेम नहीं है। एक तो है 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल
और एक है पिक्रिक एसिड। चलो पिक्रिक एसिड ज्यादा एसिडिक है ना, उसमें 3 NO2 होते हैं और मैंने जो दिया है बना के वो 2 NO2 का दिया है। याद करो पिक्रिक एसिड क्या होता है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, उसमें 3 NO2 होते हैं, 2 ऑर्थो पे 1 पैरा पे, तो ऑब्वियसली 3 NO2 है। और फिनॉल बोला है, फिनॉल पे SIR इफेक्ट ऑर्थो इफेक्ट जैसा कुछ होता नहीं है, अभी कराऊंगी वो भी। अभी एक बार ये पॉइंट और आ जाए क्योंकि इसमें थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी रोल है ना, इसीलिए अभी फिनॉल के डेरिवेटिव्स में कराऊंगी, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा डोमिनेंट होती है, SIR तो लगता नहीं है। अब लिखना बंद कर दो, केवल समझना। ऑनलाइन में आवाज आ रही है ना? यस, म्यूट नहीं हुआ। देखो 2 क्वेश्चन दे रही हूं, लिखना कुछ भी नहीं है बेटा, एक बार समझ लेना, क्योंकि फिर एक बार समझ आएगा तो लिखाने का ही काम रहेगा केवल। एक है आपके पास 1,2-डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन और एक 1,4-डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, इसका कॉमन नेम होता है कैटेकॉल, इसका कॉमन नेम हाइड्रोक्विनॉल, पढ़ा था ये नाम, सुना है 11th में। 2 OH ऑर्थो पोजीशन पे हो, कैटेकॉल, इसका मेटा वाला भाई होता है रिसोर्सिनॉल, पैरा वाला भाई हाइड्रोक्विनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, मैंने ऑर्थो वाले को ऐसे क्यों बनाया, इसका सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छे से समझ आ जाएगी इसलिए। इन दोनों के पास यदि देखें तो ये ऑर्थो पे है, ऑर्थो वाला जितना मीजोमेरिक इफेक्ट इसमें लगा रहा है उतना ही मीजोमेरिक इफेक्ट इसमें लगा रहा है। क्या मीजोमेरिक इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है? नहीं। यदि मैं इफेक्ट्स वाइज देखूं, इनमें दोनों में से किसमें SIR लग रहा है, बताओ, दोनों में SIR लग रहा है क्या? नहीं। यदि मुझे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है तो ये दूसरा ग्रुप हो गया, सेकंड पड़ोसी हो गया, उसका पड़ोसी का इफेक्ट देखेंगे तो ये लगा रहा है +M, तो ये भी क्या लगा रहा है +M, ब्रैकेट में इक्वल, क्योंकि M इफेक्ट ऑर्थो या पैरा पे डिपेंड नहीं करता, जितना ऑर्थो पे लगता है उतना ही कहां लगेगा, पैरा पे, तो मेजोमेरिक इफेक्ट की स्ट्रेंथ भी इक्वल है। HCl लगा नहीं रहा, केवल एक इफेक्ट का डिफरेंस है I। ठीक है, I अकॉर्डिंग टू रूल्स इसका -I स्ट्रॉन्ग है, -I स्ट्रॉन्ग है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या आनी चाहिए, ज्यादा। अब यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं, देखिए इन दोनों में जब 2 OH ग्रुप ऐसे कोई भी 2 ग्रुप जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सके वो ऑर्थो पोजीशन पे है। इन दोनों में पहले इनमें कंपटीशन हो रहा है कि ये वाला हाइड्रोजन तो कह रहा है मैं इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करूं, ये वाला हाइड्रोजन कह रहा है मैं इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करूं, यानी दोनों ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं। यानी न्यूट्रल स्टेट में ये एसिड में रिपल्शन हो रहा है या अट्रैक्शन हो रहा है, रिपल्शन, यानी दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। और ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, या तो ये बना ले या ये बना ले, क्योंकि 2 चिलेटेड रिंग बनेंगी, वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, तो ये अनस्टेबल है। ये कह रहा है, मतलब होता है ना 2 भाई हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं, ये देख रहा है सुस्त राम, बोलते हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, हम आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ही नहीं रहे, ये न्यूट्रल है। ऐसे में सपोज मैंने इन दोनों से कहा कि दोनों अपना प्रोटॉन देना चाहते हो, तो बताओ, खुद सोच के बताओ कौन अपना प्रोटॉन जल्दी से रिलीज करना चाहेगा। ये तो न्यूट्रल है, ना इसमें रिपल्शन हो रहा है तो ना इसमें अट्रैक्शन हो रहा है, ये न्यूट्रल है, सुस्त राम है, बिल्कुल सुस्त पड़ा हुआ है। जबकि इसमें क्या हो रही है, लड़ाई हो रही है, क्योंकि ये तो लड़ कौन रहा है, दोनों हाइड्रोजन। हम इनके पास ऑफर लेके गए, क्या तुम अपना प्रोटॉन देना चाहोगे, तो तुरंत फर्स्ट वाला रेडी हो जाएगा, बोलेगा 1 हाइड्रोजन ले जाओ, मैं तो बहुत देर से इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। देखिए ये एसिड है, रिपल्शन दिख रहा है, जैसे ये प्रोटॉन देगा ये हो गया एनायन, ये प्रोटॉन देगा, ये पहले भी सुस्त था अभी भी सुस्त ही है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नो अट्रैक्शन नो रिपल्शन। लेकिन अभी इसमें जो अट्रैक्शन है पहले के कंपैरिजन में डोमिनेंट हो गया अट्रैक्शन, या अभी भी वो रिपल्शन में ही है, डोमिनेंट हो गया, क्योंकि अब केवल कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक,
कितनी मेंबर चिलेटेड रिंग बनी है? 5 मेंबर चिलेटेड रिंग, जो कैसी होती है? स्टेबल। समझ आ गया पॉइंट? एक स्टेबल रिंग भी बन गई। तो आप बताइए पहले प्रोटॉन को रिलीज करने में किसने जल्दी दिखाया, मतलब किसने अपना पहला प्रोटॉन जल्दी रिलीज किया? फर्स्ट ने। क्यों रिलीज किया? इसको मान लेती हूं फर्स्ट, इसको सेकंड। इसका आंसर आ गया फर्स्ट की एसिडिक स्ट्रेंथ सेकंड से ज्यादा है। यानी ये कहें हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लेकर के यदि न्यूट्रल स्टेट में एसिड में रिपल्शन होता है, लड़ाई होती है, तो और वो लड़ाई यदि प्रोटॉन रिलीज करने के बाद एक इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग में चेंज होती है, तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से ही एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गई? बढ़ गई। इसमें तो ना तो पहले कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ना बाद में। इसमें पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है लेकिन वो कॉम्पिटिटिव हो रही है, क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को। बाद में वो एक इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो हम कहेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस में ज्यादा अच्छी हो रही है इन कंपैरिजन टू एसिड। इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इन कॉन्जुगेट बेस एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गई? बढ़ गई। ठीक है, अब अपन आते हैं इसमें ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल, दोनों में अच्छे से देखो। अभी भी ये और वही सेम SIR है क्या किसी पर? SIR दोनों में नहीं है। NO2 ऑर्थो पे है -M और -M दो -M इक्वल लग रहा है बिल्कुल, क्योंकि M इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। अब मुझे बताओ यहां पे एसिड में इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है या कॉन्जुगेट बेस में इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? यहां एसिड में एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से इफेक्टिवली कनेक्टेड है, इसमें अभी भी नहीं हो रही और बाद में भी यदि मान लीजिए इसने प्रोटॉन दे भी दिया तो इसमें तो पहले भी नहीं हो रही थी, नो अट्रैक्शन नो रिपल्शन, तो वो आराम से जो न्यूट्रल स्पीड है उसी से प्रोटॉन देगा। यहां पे देखिए अभी ये स्टेबल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो भी एक इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। यदि आपने इससे ये प्रोटॉन छीन लिया तो अब यहां इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या इन दोनों में रिपल्शन होगा? यानी ये पहले अट्रैक्शन में था, बाद में किसमें चेंज हो रहा है? रिपल्शन में। क्या कोई भी मॉलिक्यूल आसानी से अट्रैक्शन को छोड़ के रिपल्शन में जाना चाहेगा? यहां पहले क्या था? रिपल्शन, बाद में क्या हो रहा है? ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है। समझ आ रहा है? तो हमेशा कोई भी मॉलिक्यूल रिपल्शन को छोड़ के अट्रैक्शन में तो आसानी से चला जाता है, लेकिन क्या वो अट्रैक्शन को छोड़ के इजीली रिपल्शन में चेंज होगा? तो यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में हो रही है? एसिड में। क्या वो कॉन्जुगेट बेस में हो रही थी? तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसिड में ज्यादा इफेक्टिव है और कॉन्जुगेट बेस में नहीं हो रही, तो इस कंडीशन में वो प्रोटॉन को रिलीज होने देगा? आसानी से नहीं होगा। यानी प्रोटॉन रिलीज होने में टाइम लगेगा, और टाइम लगने का मतलब ही बताइए इन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा हो गई? ऑर्थो की ज्यादा होगी या पैरा की? मैंने दोनों को कमांड दिया दोनों अपना प्रोटॉन दो, ये जैसे इसको ऑर्डर मिला तुरंत इसने प्रोटॉन दे दिया। ये 10 बार सोचेगा यार नहीं देना, जाके लड़ाई होगी, अट्रैक्शन नहीं मिलेगा, तो होता ना टाइम लगेगा, सोचेगा 10 बार, तब तक तो इसने प्रोटॉन दे भी दिया। तो किसने प्रोटॉन आसानी से रिलीज कर दिया? पैरा ने। इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ में बहुत डिफरेंस नहीं होता। मान लीजिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ 3 × 10⁴ है, तो ये नहीं कि इसकी बहुत कम हो जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसिडिक स्ट्रेंथ में बहुत वास्ट चेंज नहीं आता है, वो स्लाइटली थोड़ी सी कम, यदि इसकी 3 आई है तो उसकी कितनी आ जाएगी? 2.5 2.8 इस तरह आएगी, थोड़ी सी डिक्रीज होगी। केवल उस हाइड्रोजन बॉन्ड को, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड जैसा बॉन्ड नहीं है, उसको तोड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। कैसे याद रखोगे? पहले अट्रैक्शन है, बाद में रिपल्शन, तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यदि पहले रिपल्शन है बाद में अट्रैक्शन, अच्छा ये तो हुआ K1। मान लो एग्जाम में लिख कर दे Ka2, सोचो एग्जाम में लिख कर दे तो ही बताना पूछा गया है, नहीं पूछा जाता जब तक हम फर्स्ट प्रोटॉन ही कंपेयर करते हैं। बताओ Ka2 यानी सेकंड प्रोटॉन भी देना हो तो किसकी ज्यादा होगी? इसको तो फर्क अभी भी नहीं पड़ा, पहले भी अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं है, अभी भी नहीं है। अब हमने कहा भाई तुम ये वाला भी दे दो, बोलते इसको भी ले जाओ। कौन सा? ये मुझे अभी अट्रैक्शन दे रहा, पहले भी नहीं दे रहा था, इसको भी ले जाओ। यानी ये तो वही न्यूट्रल स्पीड से चल रहा है। अब ये इस हाइड्रोजन को देने में नाटक करेगा,
बोलेगा नहीं अभी नहीं देना है, हम आप बड़े प्यार से रह रहे हैं, अब नहीं देंगे, क्योंकि पता है अट्रैक्शन है, प्रोटॉन देते ही इन दोनों में क्या होने लगेगा, वापस लड़ाई। तो सिंपल सी लाइन कैसे याद रखोगे, अट्रैक्शन है, रिपल्शन में चेंज हो रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, स्लो। अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों ही नहीं है, समझ आया। देखो K1 किसका ज्यादा था, फर्स्ट का, और मान लो मैं K2 देखूं तो K2 किसका ज्यादा है, सेकेंड। लेकिन ओवरऑल हमेशा जब हम कंपेयर करते हैं तो किसको कंपेयर करते हैं, फर्स्ट को। ओवरऑल बताओ कौन ज्यादा एसिडिक है, फर्स्ट जिसका ज्यादा होगा। अच्छा इसमें दूसरा प्रोटॉन निकालें तो क्या इसमें K2 होगा, K2 केवल किन में होता है, जिनमें सेकंड प्रोटॉन हो, उसमें तो एक ही प्रोटॉन है, उसमें तो सेकंड प्रोटॉन है ही नहीं, समझ आया। पहले तो ये लिखो सिंपल सी लाइन, अट्रैक्शन है, रिपल्शन में बदल रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज, रिपल्शन है, अट्रैक्शन में बदल रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। हाइड्रोजन बॉन्डिंग केवल फिनॉल में देखी जाती है या एलिफेटिक में, जहां SIR इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड को इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है कि वो SIR को भी डोमिनेट कर जाए। पहला प्रायोरिटी SIR इफेक्ट, फिर मीजोमेरिक इफेक्ट, फिर HC इफेक्ट, फोर्थ नंबर पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो फिर लास्ट में कौन सा इफेक्ट, I इफेक्ट। I इफेक्ट से पहले देखनी होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, शुरू में नहीं देखना है। SIR क्यों नहीं लगा इसमें? बेटा फिनॉल पे SIR इफेक्ट नहीं लगता है, फिनॉल पे SIR इफेक्ट नहीं लगता, क्योंकि वो इतना बल्कि ग्रुप है भी नहीं। हाँ बेटा बोले। हम रिपल्शन से अट्रैक्शन जाएगा तो K क्या है, इंक्रीज है कि डिक्रीज? रिपल्शन से अट्रैक्शन में जाएगा तो K इंक्रीज होगा, रिपल्शन से अट्रैक्शन में जा रहा है तो अट्रैक्शन की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी ना, डिसोसिएशन जल्दी जल्दी होगा। भाई रिपल्शन है, अट्रैक्शन में जा रहा है तो उस प्रोटॉन को जल्दी जल्दी डिसोसिएट करेगा, जितना ज्यादा डिसोसिएट करेगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा होगी। अभी अपनी एक क्लास बाकी और है, क्लास है या नहीं अपनी इस वीक में, एक होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि एसिड में अब अपना इसको लिखाना है, एक दो क्वेश्चन और करा के कल है तो फिर तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि एसिड में अपना रिएक्शंस लिखानी है, केवल पॉसिबल रिएक्शन सोडियम के साथ। कल वाली भी देखूंगी ना कौन सा स्लॉट में है, पहली क्लास है 3 o'clock की, तो फिर तो अलग ही लेनी पड़ेगी 3 बजे, क्योंकि फिर आपका बाकी स्लॉट फिर 3 बजे के बाद तो आने में पता चला 1:30 बजे भी बुला लूं तो फिर 3 वाला स्लॉट खाली रहेगा ना। देखो टारगेट वाइज ये है कि अब हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ तो कल पूरा हो जाएगा, नेक्स्ट वीक अभी आपके क्लासेस भी लगेंगे, तब तक आराम से हमारा टॉटोमेरेज विद डिस्कशन हो जाएगा। स्टीरियो अपन फिर आने के बाद ही करेंगे। मैम टेस्ट में तो टोटो आएगा ना? क्या टेस्ट में टॉटोमेरेज आएगा? मैम आप ही बता रहे थे। टेस्ट पेपर में लिखा तो स्टीरियो भी है, तो स्टीरियो तो नहीं आएगा, जीओसी तक, जीओसी 2 तक ही आएगा। तो टोटो में हम कल पढ़ा देंगे, स्टार्ट कर देंगे रिएक्शन छोड़ के। मेरे को एक बार ध्यान रखना, पेपर देख लेती हूँ, पूरा पेपर में जीओसी 1 जीओसी 2 पूरा है। ठीक है, शीट में एसिडिक स्ट्रेंथ वाला सेक्शन बी करेंगे, कुछ क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो ऑब्वियस उनको छोड़ देना, वो मैं डिस्कस कराऊंगी। एक्सरसाइज 1 में सेक्शन बी करके लाइएगा कल की क्लास में, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ वाला सेक्शन कंप्लीट। एक्सरसाइज 1 सेक्शन बी। मैम कल पहले कंप्लीट करेंगे कि फिर पहले डिस्कशन करेंगे? हाँ पहले थोड़ा सा जो रिएक्शन कराना, पॉसिबल रिएक्शन कौन सी है, फॉरवर्ड होगी या नहीं होगी, वो आपको कल करा दूंगी, ठीक है, उसके बाद डिस्कशन करेंगे।